A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. And आज का हमारा topic है that is a recording in journal. In the last video, you can see that how we treat the transaction in the accounting equation. यानी हम लोग accounting equations के questions कैसे solve करते हैं और उसके लिए basically you know very well what is accounting equation. Accounting equation is total assets equals to total liabilities plus total capital. It means accounting equation is a mathematical expression which shows the total assets of the company of the firm is equal to the total capital and total liability of the firm. यानी किसी भी फर्म की जो टोटल कैपिटल होती है और टोटल लाइबिलिटी होती है वो उसके टोटल एसेट्स के इक्विवेलेंट होती है और उस अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग ये प्रूव करते हैं कि डेट टोटल एसेट्स इज इक्विवेलेंट टू द टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल कैपिटल। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में ये भी डिस्कस किया कि हाउ वी फाइंड द ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज एज वेल एज ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन के हेल्प से न सिर्फ हम अकाउंटिंग इक्वेशंस को प्रूव कर सकते हैं बल्कि हम कुछ मिसिंग फिगर्स को भी काउंट कर सकते हैं। जैसे लास्ट के वीडियोस में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया था, उसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट किया था, क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट किया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिकॉर्डिंग इन जनरल। रिकॉर्डिंग इन जनरल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमेंबर करा दूं, थोड़ा सा पुरानी चीजें आपको याद दिला दूं कि एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया था, दैट इज रूल्स फॉर जनरलाइजिंग। दे आर बेसिकली टू रूल्स फॉर जनरलाइजिंग, यू नो वेरी वेल। कितने रूल्स फॉर जनरलाइजिंग होते हैं? दे आर बेसिकली टू रूल्स फॉर जनरलाइजिंग। द फर्स्ट रूल विल बी नोन एज द ट्रेडिशनल रूल एंड सेकेंड वन इज अ मॉडर्न रूल। ये हमने आपको बेसिकली बताया था कि जर्नल प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली दो रूल्स होते हैं, एक ट्रेडिशनल रूल होता है और एक मॉडर्न रूल होता है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल रूल अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरी। ट्रेडिशनल रूल्स के अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स होते हैं हमारे वो कितने तरीके के होते हैं? दो अकाउंट्स होते हैं, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज अ इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, personal account means any account which are related to the person, whether it's a natural or artificial. And personal account का रूल क्या होता था? Basically debit the receiver and credit the giver. उसी तरह से impersonal account के दो टाइप्स होते थे, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बेसिकली जो रियल अकाउंट होता था वो अकाउंट बेसिकली रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी और एसेट्स, वेदर इट इज अ टेंजिबल और इनटेंजिबल। यानी रियल अकाउंट में हम वो सारे अकाउंट्स को कैटेगराइज करते थे जो कि हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती थी, एसेट से रिलेटेड होती थी। सो इट मींस रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट which are related to the property of the business, whether it is a tangible or intangible। और रियल अकाउंट का रूल होता था डेबिट what comes in and credit what goes out। If we are talking about the nominal account, so you know very well all the incomes, expense, profit and loss accounts को हम लोग क्या बोलते थे? नॉमिनल अकाउंट बोलते थे। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता था? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। ये बेसिक रूल था आपका ट्रेडिशनल रूल्स फॉर जनरलाइजिंग। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया 5 कैटेगरीज में। वो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड इनकम्स अकाउंट। ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करें मॉडर्न अकाउंट के अकॉर्डिंग, मॉडर्न रूल्स फॉर जनरलाइजिंग के अकॉर्डिंग, तो दे आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। और इन अकाउंट्स में क्लासिफाई ये किया गया कि जब इंक्रीज और डिक्रीज की बात की गई कि अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो उसको क्या करेंगे? डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी, ऐसे समझ लो, आई फॉर इंक्रीज, डी फॉर डिक्रीज,
अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो डेबिट करूंगा और एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो उसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। उसी तरह से लायबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, और डिक्रीज करेगी तो डेबिट। एक्सपेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो डेबिट, डिक्रीज करेगी तो क्रेडिट। कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो सेम इज इट क्रेडिट, एंड डिक्रीज करेगी तो डेबिट। और इनकम की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट और डिक्रीज करेगी तो डेबिट। इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस। सो मैंने इसे इसको इसलिए याद दिलाया क्योंकि अभी हम लोग जब जनरल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही रूल्स अप्लाई होंगे वहां पे। इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप ट्रेडिशनल रूल फॉलो करें या मॉडर्न रूल फॉलो करें। ये सारे रूल आपको हेल्प करेंगे जनरल एंट्री पास करने के लिए। ओके, सो आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पहले से पढ़ लिया है। बात ये उठती है आपकी आपके आपके लिए प्रॉब्लम ये उठती है कि जब हम जनरल प्रिपेयर करेंगे तो पहले हमें प्रॉपर पता होना चाहिए व्हाट इज जनरल। सेकंड मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल का फॉर्मेट क्या है, जनरलाइजिंग के रूल्स क्या हैं। सो यू नो वेरी वेल, जनरलाइजिंग के बेसिकली दो रूल्स हैं, ट्रेडिशनल रूल्स एंड मॉडर्न रूल्स। एंड लास्ट थिंग इज दैट कि जर्नल्स एंट्री पास करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। ये तो जनरल एंड कॉमन रूल्स है। जनरल एंड कॉमन रूल्स का मतलब है विच आर एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, बट देयर आर सम स्पेसिफिक रूल्स। जब हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो पहले हम लोग जनरल रूल्स देख लिया, अब हम लोग पहले ये बात कर लेते हैं व्हाट इज जनरल एंड व्हाट आर द फॉर्मेट ऑफ द जनरल, एंड देयर आफ्टर वी डिस्कस what are the specific rule regarding the journal entry. Okay, so let's we move to the topic. So first of all we discussed what is journal, and you know very well journal is also known as the books of original entry. Please note down in your copy what is journal, and journal is also known as the books of original entry. You know very well, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन. In the process of the identification, we find out, we identify the transaction whether it is a nature of monetary or not. मतलब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ट्रांजेक्शन हमारे मोनेटरी मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि नहीं करता है, क्योंकि यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ हम वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजर हो सकते हैं। तो हम पहले ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करेंगे कि वो मॉनेटरी नेचर का है कि नहीं है, और वो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा। इट मींस उसका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ना चाहिए। जो इररिलेवेंट चीजें हैं उनको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब नाम से क्लियर है, एक ऐसी बुक जो ओरिजिनल एंट्री, जहां पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एंट्री पास करते हैं, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। यानी सबसे पहले यू नो वेरी वेल ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर जो ट्रांजेक्शन हमारे बुक्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उन ट्रांजेक्शन को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आकर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सो व्हाट इज जनरल? सो प्लीज नोट डाउन योर कॉपी। जनरल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री, और प्राइम एंट्री यानी एक ऐसी बुक है जिसमें हम ओरिजिनल एंट्री या सबसे पहले एंट्री पास करते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट रिलेटेड टू जनरल, इट इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शन, इट इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, are recorded in the order in the order in which they occur. यानी क्या करते हैं, ये एक ऐसी बुक है, जर्नल एक ऐसी प्राइमरी बुक है, एक ऐसी ओरिजिनल एंट्री की बुक है जिसमें ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं इन द ऑर्डर इन विच दे ऑकर, उस ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं जिस ऑर्डर में ये एंट्रीज हमारे बुक ऑफ अकाउंट में हमारे बिजनेस में ऑकर होती। इसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
ओके, सो व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एक ऐसा ऑर्डर जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को उसी फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं जिस फॉर्म में वो हमारे बिजनेस में होते हैं। जैसे कि इट विल ऑन इन शॉर्ट वे वी कैन से दैट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस डेट वाइज, यानी कि 1 जनवरी का ट्रांजेक्शन पहले रिकॉर्ड होगा, फिर 2 जनवरी का, फिर 3 जनवरी का। सो वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग a transaction, the process of recording of transactions, the process of recording of transaction in a journal is called generalizing. Please note down, is called generalizing. What is generalizing? Generalizing मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, किसमें? जर्नल्स में, which is known as the generalizing. What is generalizing? Generalizing is a process by which we record the transaction in a journal. So आपको इस पूरे डेफिनेशन में क्लियर हो गया कि जर्नल्स को हम और किस नाम से जानते हैं? जर्नल इज ऑल्सो नोन एज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. It is also known as the prime entry book. What is journal? Journal is a book in which transactions are recorded in the order in which they occur. That is a chronological order. Second, the process of recording of transaction, यानी जिस प्रोसेस में हम ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जनरलाइजिंग. और आपने जनरलाइजिंग के सारे रूल्स पढ़ लिए, ट्रेडिशनल रूल एज वेल एज मॉडर्न रूल्स. और एक बात और याद रखिए, एनी एंट्री made in the journal is called journal entry. ये भी बात याद रखनी है आपको. जर्नल में जो भी एंट्री पास होती है, एंट्री मीन्स जो भी डेबिट और क्रेडिट का हेल्प लेकर हम जो जर्नल एंट्री पास करते हैं, इट विल बी नोन एज द जर्नल एंट्री. तो आपको इस पूरे में क्लियर हो गया पहले पॉइंट में कि ये ओरिजिनल एंट्री भी इसे कहते हैं और प्राइमरी एंट्री की बुक भी कहते हैं. इसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं किस ऑर्डर में? जिस ऑर्डर में वो हमारे बिजनेस में ऑकर होते हैं. नंबर थर्ड, जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपने ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं? जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं. द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, this process is known as a generalizing. And number fourth is an entry made in the journal is called journal entry. So this is a basic theoretical point related to the journal. What is journal, what is generalizing, and what is journal entry? Is that clear? हमने क्या क्या सीख लिया? What is journal, what is journal entry, and what is generalizing. Now we discuss format of journal. Sir, what is the format of journal? So let's note in your copy, format of journal. जर्नल का बेसिकली जो फॉर्मेट होता है वो बहुत ही इजी फॉर्मेट होता है. जब भी हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं टॉप में जर्नल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ, यानी कि जिसकी बुक्स में आप एंट्री पास करें उसका नाम. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम, श्याम, हरि, मोहन, जो भी कंपनी का नाम हो या किसी इंडिविजुअल का नाम हो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वगैरह वगैरह वगैरह. उसके बाद हम लोग 5 कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. I hope it is clear for you. First column which are related to the date, second column which are related to the particulars, third column which are related to the LF. LF का full form होता है ledger folio. Fourth column which are related to the amount, bracket में debit, and fifth column is the amount credit. Okay, so you can see that they are basic 5 format for 5 column, 1 2 3 4 and 5, 5 कॉलम से. फर्स्ट कॉलम जो डेट है उसमें डेट कैसे लिखते हैं? बिगनिंग में सबसे पहले टॉप में लिखते हैं ईयर. क्या लिखते हैं? ईयर.
फिर यहाँ मंथ और यहाँ डेट। ट्रांजेक्शन जब भी रिकॉर्ड करते हैं तो ट्रांजेक्शन जो होता है हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में होता है। यू नो वेरी वेल, जनरल में जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो किस फॉर्मेट में रहता है, वो प्रॉपरली एक डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्मेट रहता है। तो डेबिट को हम ऐसे लिखने के बाद उसके सामने कॉर्नर में जाकर डेबिट लिख देते हैं, मैं भी बताऊंगा कैसे। और टू लिखने के बाद जिस वर्ड के आगे टू लिखते हैं वो क्रेडिट मानी जाती है, और जिस वर्ड के आगे डेबिट लिखे जाते हैं इसका मतलब वो अकाउंट डेबिट हुआ। और ब्रैकेट में लास्ट में नरेशन लिखा जाता है। नरेशन मतलब जो ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किया है उसका रफली इंग्लिश में फॉर्म। जैसे गुड्स परचेस किया, तो गुड्स परचेस करने की में डेबिट क्या होता है, परचेस डेबिट। क्रेडिट क्या होता है, कैश। तो परचेस डेबिट टू कैश एंड नरेशन पर गुड्स परचेस्ड। डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट की, यानी डेबिट फर्स्ट लाइन में है तो फर्स्ट लाइन में डेबिट में वो अमाउंट और क्रेडिट में वो अमाउंट। अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि अभी मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको और इजी क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज अ theoretical part of the general. As you can see that in this part you can see that what is general, what is generalizing, and what is journal entry, and as well as you can see that what is the format of general. So now we will move to the very important part of the journal entry. journal entry का एक ऐसा पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये पार्ट आपके लिए क्लियर हो गया, अगर ये पार्ट आपको इजीली समझ में आ गया, इसका मतलब आपको journal entry पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपके अपने मन में समझना है। पहला कॉन्सेप्ट है गुड्स से रिलेटेड। यू नो वेरी वेल व्हाट इज गुड्स। गुड्स का मतलब होता है द मटेरियल, द प्रोडक्ट जिसमें हम बिजनेस करते हैं। सपोज आई एम द इलेक्ट्रिशियन, हम इलेक्ट्रिक पार्ट्स का बिजनेस करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पार्ट्स मेरे लिए क्या है, गुड्स है। अब गुड्स को हम कई चीजें होंगे, गुड्स को मैं परचेस करूंगा, गुड्स को मैं सेल करूंगा, गुड्स को मैं परचेस करके लाऊंगा, कुछ गुड्स ऐसे होंगे जो मुझे पसंद नहीं आएंगे, मैं उनको रिटर्न कर दूंगा। उसी तरह से जब मैं किसी गुड्स को सेल करूंगा तो हो सकता है किसी कस्टमर को मेरा गुड्स पसंद ना आए, वो मेरे गुड्स को रिटर्न कर दे। यानी यू कैन सी दैट गुड्स से रिलेटेड कई कॉन्सेप्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं उनको वन बाय वन पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि गुड्स से रिलेटेड कितने टॉपिक्स हो सकते हैं। तो गुड्स से रिलेटेड जनरल एंट्री में कई टॉपिक्स हैं, जिससे पहला टॉपिक होता है व्हेन वी परचेज द गुड्स। जब आप ट्रांजेक्शन में देखेंगे परचेज ऑफ गुड्स, सो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं उस सिचुएशन में आपको अपने माइंड में याद रखना है, एंट्री हमेशा गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं होगा, उस सिचुएशन में परचेज अकाउंट डेबिट। एंड कैश में अगर आप परचेस करोगे तो टू कैश, और अगर क्रेडिट में परचेस करोगे, उधार में परचेस करोगे, तो कैश की जगह जो गिवर होगा, जो लाइबिलिटीज होगी, जो क्रेडिटर्स होगा, उसका नाम आप डेबिट कर दोगे। तो आपने देखा परचेज ऑफ गुड्स में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, उसी तरह से हम गुड्स को सेल भी करते हैं। सेल ऑफ गुड्स यानी गुड्स को परचेस किया एंड देयर आफ्टर गुड्स को क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं। तो व्हेन वी सोल्ड द गुड्स, जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो दो तरह से सोल्ड कर सकते हैं, कैश में या क्रेडिट में, और जिनको क्रेडिट पे सेल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेटर। टू किसका नाम, सेल्स का नाम। तो आपने देखा व्हेन वी परचेज द गुड्स तो परचेज अकाउंट इज डेबिट, व्हेन वी सेल द गुड्स तो सेल्स अकाउंट इज क्रेडिट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपने दिमाग में रख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट, जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारा गुड्स हमें पसंद आ जाए, उस सारे गुड्स को हम रख लें और उसको यूज करें। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको मुझे पसंद नहीं आता, उन गुड्स को हम लोग क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। सो द नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स यानी गुड्स जो हमने परचेस किया है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। तो जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो सिचुएशन में द पर्सन हु फ्रॉम वेयर वी परचेज द गुड्स, यानी रिसीवर जिसको हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, जब हम परचेज रिटर्न करेंगे, जैसे मैंने मार्कर खरीद लिया, परचेस किया, दो मार्कर खरीदा, ब्लैक एंड ब्लू, तो हो सकता है मुझे ब्लैक पसंद आ गया, ब्लू में मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया।
रिटर्न करूंगा तो किसी ना किसी को रिटर्न करूंगा, यानी रिसीवर। एंड यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड व्हाट गोस, गुड्स को, मतलब मार्केट जा रहा है। तो जब आपने परचेज किया था तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। जब वही परचेज आप रिटर्न करोगे तो आप लिखोगे टू परचेज रिटर्न, यानी परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, उसी परचेज गुड्स को जब रिटर्न कर दिया तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। एंड नंबर 4 इज सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, यानी जो गुड्स आपने सेल किया था, हो सकता है आपके कस्टमर को वो गुड्स पसंद ना आया हो, तो उसने आपके गुड्स को रिटर्न कर दिया, आपके गुड्स को वापस कर दिया। तो उस सिचुएशन में यहां सेल्स क्रेडिट हुई है, रिटर्न के केस में क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगी। एंड हु इज अ गिवर, कस्टमर का नेम, जिस कस्टमर ने आपको गुड्स रिटर्न कर दिया। और नरेशन क्या होगा, बिंग गुड्स परचेज्ड, बिंग गुड्स सोल्ड, बिंग गुड्स रिटर्न, बिंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर, यानी यहां रिटर्न टू कस्टमर, रिटर्न टू सप्लायर या रिटर्न बाय कस्टमर, यानी यहां मैंने रिटर्न किया, यहां मेरे कस्टमर ने रिटर्न किया। सो बेसिकली यू कैन सी दैट गुड्स से रिलेटेड कितने केसेस बन सकते हैं। इतने ही केसेस नहीं है, कुछ स्पेसिफिक केसेस भी, ये है स्पेसिफिक केसेस। तो आई होप इन केसेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। नंबर 4 तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नंबर 5 पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, दैट इज अ स्पेसिफिक केसेस रिलेटेड टू गुड्स। नंबर 5 इज specific cases related to गुड्स, यानी गुड्स से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक केसेस भी होते हैं। वो स्पेसिफिक केसेस स्टार्ट करने से पहले, ओके, नेक्स्ट केस इज स्पेसिफिक केसेस रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक केसेस भी हैं, उनको भी हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। सो द स्पेसिफिक केसेस रिलेटेड टू गुड्स, नंबर 1 इज goods withdrawn for personal use. The number 1 is goods withdrawn for पर्सनल यूज। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर जो ओनर होता है, यानी हम लोग, जैसे सपोज आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस और मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ कर लिया। तो व्हेन वी गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यानी पर्सनल पर्पस के लिए जब मैंने गुड्स विड्रॉन कर दिया, तो इस सिचुएशन में एंट्री चेंज हो जाती है। एंट्री हो जाती है दैट इज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, बिकॉज यू नो वेरी वेल, जब भी ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई पैसा निकालता है तो टू कैश लिखते हैं, और जब गुड्स निकालता है तो क्या लिखते हैं, टू परचेस। तो दिस इज द फर्स्ट केस, स्पेसिफिक केसेस का। नंबर सेकंड है आपका गुड्स गिवन एज चैरिटी। समटाइम बिजनेसमैन क्या करते हैं, गुड्स को एज अ चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चैरिटी यू नो वेरी वेल, समाज सेवा, चैरिटी में दे देते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट, डेबिट टू परचेस। ओके, वन मोर केसेस। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं स्पेसिफिक केसेस में बता रहा हूं। जनरल में क्या होता है, गुड्स को हम परचेस करते हैं, सेल करते हैं, रिटर्न करते हैं, सेल्स रिटर्न करते हैं। स्पेसिफिक केसेस क्या है, जब हम गुड्स को विड्रॉ कर ले पर्सनल पर्पस के लिए, या गुड्स को हम एज अ चैरिटी दे दें, लोगों को एज अ चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो दिस विल बी नोन एज अ चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस। नंबर 3, गुड्स distributed as free sample, goods distributed as free sample। you know very well, जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो पहले उसको सैंपल में बांटा जाता है ताकि कस्टमर्स का फीडबैक मिल सके। तो जब हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ फ्री सैंपल, तो ये एक तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है। तो इस सिचुएशन में द एंट्री विल बी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट to purchase. Okay,
3 केसेस हो गए, और भी होते हैं, यस। नंबर 4 इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑब्लिक लॉस बाय थेफ्ट। यू नो वेरी वेल, कभी कभी हमारे फैक्ट्री में क्या हो जाती है, आग लग जाती है, तो उस सिचुएशन में हमारा गुड्स कभी कभी लॉस बाय फायर के केसेस में क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, गुड डिस्ट्रॉयड बाय लॉस बाय फायर। So you can see that the last condition is goods lost by fire or lost by theft. You know very well कि sometimes your goods will be lost due to the fire, or your goods will be theft by the any employees. कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो आपके गुड्स को थेफ्ट कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, या फिर कुछ कभी कभी कुछ गुड्स होते हैं जो कि फायर में जल जाते हैं। सो दिस विल बी नोन एज द गुड्स लॉस्ट बाय फायर, दैट इज अ लॉस बाय थेफ्ट। तो इस सिचुएशन में आप एंट्री पास करोगे दैट इज लॉस बाय फायर, अकाउंट डेबिट करोगे जब गुड्स लॉस्ट हो फायर के कंडीशन में, और अगर थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए, तो वहां पर लिखोगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। सो यू कैन सी दैट पूरे, अगर आप पूरे केसेस का ऑब्जर्वेशन करो, सो यू कैन सी दैट जब आप गुड्स परचेज करते हो तो परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न करते हो तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। बट जब वही गुड्स को आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हो, चैरिटी के लिए देते हो, सैंपल के लिए पे करते हो, या लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। और जब गुड्स सेल करते हो तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न होता है तो सेल्स सेल्स की जगह सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाता है। So this is the first and very important cases related to the goods, कि जब आप गुड्स से रिलेटेड कोई भी एंट्रीज पास करोगे जिसमें वर्ड आ जाए गुड्स, तो गुड्स से रिलेटेड आप देख लो कितनी कंडीशन बन रही है, बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8, दे आर बेसिकली 8 केसेस विच आर रिलेटेड टू द गुड्स। जब हम गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, परचेज रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न होता है, ठीक है। एंड पर्सनल यूज के लिए निकाल लो, चैरिटी दे दो, सैंपल दे दो, तो सिचुएशन में हम लोग परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न एंड सेल्स अकाउंट रिटर्न अकाउंट की हेल्प लेते हैं। सो एट द एंड ऑफ टुडेज वीडियो, ओके, लेट्स बी मूव टू द few examples, और उस एग्जाम्पल में आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, प्लीज गिव मी योर रिप्लाई कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। Okay, so let's we take the few examples by which we can assess कि आपको जितना टॉपिक पढ़ाएंगे आपको कितना क्लियर हुआ। So if we give you one transaction, the transaction is goods given away as charity ₹5,000। सपोज आपने गुड्स दे दिया एज अ चैरिटी, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, तो उस सिचुएशन में क्या जनरल एंट्री पास होगी, थोड़ा सा सोचिए। द ट्रांजेक्शन इज गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी ₹5,000, तो चैरिटी के लिए दिया आपने, ओके। सो द आंसर इज चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, and amount will be 5,000. The number second is goods distributed as free sample, आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ फ्री सैंपल, इस सिचुएशन में क्या जनरल एंट्री पास होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। When you distributed the goods as free sample, so in this situation you know very well goods distribute हो रहा है सैंपल के केस में, तो सैंपल के केस में हम लोग कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, एन अमाउंट, जो भी अमाउंट होती है, सपोज 1,000 होती तो 1,000, 2,000 होती तो 2,000, जो भी अमाउंट होती है वो हम यहाँ राइट डाउन करते हैं।
एक थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज करता हूं। गुड्स परचेज ₹5,000, out of them ₹2,000 of goods रिटर्न। यानी आपने गुड्स परचेस किया 5,000 का, उस गुड्स में से 2,000 का गुड्स आपने रिटर्न कर दिया। सो एंट्री क्या होगी, सोचिए थोड़ा सा। गुड्स परचेस किया 5,000 रुपीज का, उसमें से 2,000 का गुड्स आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो इस सिचुएशन में एंट्रीज क्या होंगी? पहले तो आपने गुड्स परचेस किया, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कुछ बोलता नहीं है तो हम कैश मानते हैं। कितने का गुड्स परचेस किया? 5,000 रुपीज का। एंड आफ्टर सम टाइम्स आपने क्या किया, उसमें से 2,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। सो उसके सिचुएशन में जो आपका सप्लायर होगा, जिससे भी आपने सामान खरीदा होगा, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अगर मैं लिखा होता गुड्स परचेज 5,000 फ्रॉम राम, तो यहां कैश की जगह क्या यूज करता? राम। और जब रिटर्न करता तो सप्लायर की जगह क्या नाम लिखता? राम। एंड अमाउंट कितना होगा यहाँ पे? 2,000। सो आपने कुछ एग्जांपल्स देखे और आज पूरे रूल्स स्टडी कर लिए। सो यू कैन सी दैट हाउ वी विल पास द जर्नल एंट्री इन द ओकेजन ऑफ द गुड्स व्हेन एनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द गुड्स। उस सिचुएशन में हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं। सो आई होप कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, प्लीज सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम गिवन योर बुक। एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज आस्क मी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।